हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी रिलेटेड है पाकिस्तान के लाहौर शहर की हीरा मंडी से। अभी हीरा मंडी को तो किसी भी एक्नॉलेजमेंट की रिकग्निशन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की एक सेक्स वर्कर के बेटे ने अपनी जिद में आकर ना सिर्फ काला जादू आजमाया, बल्कि उसके इस्तेमाल से अपने साथ साथ आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया। ये इस चैनल की अब तक की सबसे खौफनाक कहानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ जुड़ने से हमें बहुत खुशी होगी। लाहौर की हीरा मंडी, जिसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता है, इसे विशेष रूप से लाहौर पाकिस्तान के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एरिया के रूप में जाना जाता है। हीरा मंडी बेसिकली मुगल काल के दौरान तवायफ कल्चर से जुड़ा है। ये पहली बार 17वीं सेंचुरी में भारत पर अहमद शाह दुर्रानी के अटैक्स के दौरान प्रोस्टिट्यूशन का एक अड्डा बन गया था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हीरा मंडी धीरे धीरे एक रेड लाइट मार्केट ही बनता चला गया। इसको वही रिकग्निशन मिला। हीरा मंडी की गली नंबर 4 में रेशमा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी। लगभग 50 गज के पुराने से मकान में वो अपने 16 साल के बेटे राशिद के साथ रहती थी। उसका मकान रेड लाइट एरिया के बीच में था, जो रात में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बन जाता था। आसपास के सभी घर प्रोस्टिट्यूट्स के थे और यही उनका प्रोफेशन था। दिन में राशिद या तो बेवजह घूमता फिरता रहता या घर में पड़ा रहता। शाम घिरते ही उसकी माँ उसको ऊपर वाली मंजिल पर भेज देती और नीचे की मंजिल पर उसके ग्राहक आते और प्रोस्टिट्यूशन सुबह तक चलता। यही उनकी कमाई का सोर्स था और यही उनकी लाइफ थी। राशिद 8th क्लास तक पढ़ा था और उसने स्कूल जाना काफी पहले ही छोड़ दिया था। स्कूल के बच्चों को जिस दिन पता चला कि वो एक वेश्या का बेटा है, उस दिन के बाद से ही स्कूल के बच्चों ने और कुछ टीचर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पढ़ाई छोड़ दी। राशिद को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो जल्दी से जल्दी अमीर बनकर वहां से निकल जाना चाहता था। वो दिन रात अमीर बनने के सपने बुनता रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उसको एक किताब दी और उसको हाजी रहमान के यहाँ देकर आने को कहा। हाजी रहमान उसकी मम्मी का रेगुलर कस्टमर था। राशिद का मन तो नहीं किया, पर उसने अपनी माँ से किताब ली और हाजी रहमान की कोठी की तरफ चल दिया। हाजी रहमान उस इलाके का बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत रिच आदमी था और बहुत बड़ी हवेली में रहता था। जब राशिद उसकी कोठी पर पहुंचा तो हाजी रहमान बाहर अहाते में कुछ लोगों के साथ बैठकर बतिया रहा था। हाजी रहमान ने राशिद के हाथ में किताब देखकर उसको किताब अपनी लाइब्रेरी में रखने को बोला और अंदर जाने का हाथ से इशारा कर दिया। राशिद पहले भी उसकी हवेली पर आ चुका था और उसे पता था लाइब्रेरी कहाँ पर है। हाजी रहमान की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और पूरे एरिया में काफी फेमस थी। वो इतनी बड़ी और फेमस लाइब्रेरी थी कि अंग्रेज भी उसके यहाँ आते थे और उसको एक्नॉलेज करते थे। उसके पास एंटीक बुक्स का जैसे खजाना था। राशिद ने खाली पड़ी लाइब्रेरी पर नजर डाली। वो उस समय जैसे किताबों के खजाने के बीच में खड़ा था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, सिर्फ 8वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसको नॉवेल्स पढ़ना, फैसिनेटिंग स्टोरीज पढ़ना, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। बट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन उसकी माँ वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी और उसको वो शौक पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए जब वो लाइब्रेरी में खड़ा हुआ तो उसके लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था। उसने पूरी लाइब्रेरी को देखा और तभी उसकी नजर एक धूल से भरे हुए कोने पर गई। वहां बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हुई थी और जाहिर तौर पर उनको सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। राशिद की नजर एक किताब पर ठहर गई। उस पर जिन्नात के राज ऐसा करके टाइटल लिखा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानवर की खाल से मढ़ी हुई बहुत पुरानी किताब थी। उस पर कुछ जिन्नात की तस्वीरें भी बनाई गई थी। तभी बाहर से हाजी रहमान ने उसको आवाज लगाई। राशिद ने तुरंत वो किताब अपनी ढीली सी टी शर्ट के अंदर छुपा ली और हाजी रहमान को खुदा हाफिज कर अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपनी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचा और उसने वो किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये किताब आपको सब कुछ दे सकती है, पर बदले में आपसे बहुत कुछ ले भी लेगी। अपनी जरूरत के हिसाब से जिन्नात को चुन लें। और उसके आगे का लिखा जैसे किसी ने रगड़ कर मिटा दिया था। राशिद ने पन्ना पलटा। उस पन्ने पर जिन्नात के नाम और काम लिखे थे, जैसे थाबर जिन शारीरिक चोट पहुंचाता है और दुश्मन को खत्म कर सकता है। मिसुत जिन झूठ फैलाता है और अपने आका को फायदा कराता है। जालमबूर जिन बेईमानी से व्यापार करने में मदद करता है। आवर जिन सेक्स की ताकत देता है। राशिद की नजर सबसे आखिर में लिखे जिन के नाम पर अटक गई। उसका नाम लिखा था नूरी जिन और उसका काम लिखा था उसके आका को पैसा और प्रॉपर्टी दिलाने वाला।
राशिद की माँ नीचे वाली मंजिल पर अपने कस्टमर्स के साथ थी और उन लोगों की आवाजें ऊपर तक आ रही थी। ये राशिद के लिए कुछ नया नहीं था। उसने सीधा नूरी जिन्न वाले पन्ने को खोला। उस पन्ने पर नूरी जिन्न की एक तस्वीर बनी थी और उसके नीचे नूरी जिन्न को बुलाने का तरीका लिखा था। उसके लिए एक मंत्र लिखा था, एन उल हक ये जेतान। उस मंत्र को 108 बार रात को 10 बजे के बाद काले कंबल पर बैठकर पढ़ना था। और ये करना राशिद के लिए बहुत आसान था, क्योंकि उस समय उसकी अम्मी अपने काम पर होती थी और ऊपर के कमरे में वो अकेला होता था। उसके बाद वाला आखिरी स्टेप काफी खतरनाक था। उसमें राशिद को किसी अंधेरी जगह पर जिन्न को अपने अंदर आने को कहना था और उसके बाद किसी औरत के साथ संबंध बनाने थे। इस तरह उसके जिस्म के जरिए नूरी जिन्न को उस औरत का भोग लगाना था और उसके बाद नूरी जिन्न की सिद्धि मिलने की बात लिखी हुई थी। राशिद का दिमाग तेजी से चलने लगा और वो सोचने लगा कि किस औरत या लड़की को वो सेकंड स्टेप के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो खुद एक रेड लाइट एरिया में रहता था, इसलिए उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और उसने रोशनी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट का नाम फाइनल किया, जो उसके घर के पास ही दूसरी गली में रहती थी। राशिद ने अगले रोज ही रात को 108 बार काले कंबल पर बैठकर वो मंत्र पढ़ डाला। उसको कुछ डर या एहसास नहीं हुआ। उसको उस किताब की जेन्युइनिटी पर भी थोड़ा शक हुआ, पर उसने ठान लिया कि वो दूसरा स्टेप भी फॉलो करके ही मानेगा। उसने रोशनी से बात कर ली और उसको कुछ पैसे का एडवांस भी दे दिया। राशिद ने चालाकी से रोशनी को इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने को कहा। रोशनी को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे बैठे बिठाए कस्टमर मिल गया था। राशिद ने अगली रात रोशनी को एक हवेली के पीछे वाली बगिया में आने को बोला। राशिद रोशनी को दिए गए समय से पहले बगिया में पहुंच गया और उसने नूरी जिन्न को अपने जिस्म में बुलाने वाला मंत्र पढ़ा, काला कलुआ आधी रात, काला भेजू आधी रात, जब वो आवे आधी रात, तन मुझे लागे सारी रात। जैसे ही राशिद ने वो मंत्र बोलकर अपने हाथ हवा में फैलाए, उसका जिस्म जैसे अकड़ने लगा। उसका जिस्म उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा। वो अपने होश खोने लगा। एक नीली सी रोशनी और चिंगारी उसके चारों तरफ छा गई और फिर एक झटके में उसके शरीर में समा गई। राशिद होश खोकर जमीन पर गिर पड़ा। राशिद का जिस्म बहुत दुख रहा था। उसने बहुत जोर देकर अपनी आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था, बस हल्की सी चांद की रोशनी थी। राशिद को एहसास हुआ कि वो बिना कपड़ों के पड़ा है। राशिद हल्का सा उठा और उसने चारों तरफ देखा। उसके पास में ही कोई तो लेटा हुआ नजर आ रहा था। राशिद ने हाथ बढ़ाकर टटोला। उसका हाथ एक औरत के जिस्म से टकराया। राशिद के हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने अपनी जेब से माचिस निकालकर जलाई। माचिस की रोशनी में उसने अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना मंजर देखा। उसके सामने रोशनी की लाश पड़ी थी। उसकी लाश पर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटी हुई थी और उसके चारों तरफ खून फैला था। उसके हाथ पर जो गीला गीला लगा था वो रोशनी का खून ही था। राशिद की हालत खराब थी। उसने पास पड़े अपने कपड़े उठाकर पहने और चुपचाप वहां से अपने घर के लिए निकल गया। घर जाकर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और अपने बस्तर पर वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद राशिद ने उठकर अपने गद्दे के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकालने के लिए हाथ डाला। उसका हाथ किसी चीज से टकराया। वो झट से खड़ा हुआ और उसने अपना गद्दा पलट दिया। उसके गद्दे के नीचे नोटों की गड्डियां बिछी पड़ी थीं। राशिद जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। शुक्रिया नूरी जिन्न। राशिद बार बार हवा में हाथ उठाता और ऐसा बोलकर हंस रहा था। वो उसके कमरे के कोने में एक नीले रंग का जिन्न उसको देख रहा था और राशिद को उसकी कोई खबर नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। राशिद पैसों से ऐश करता रहा और जिन्न वाली बात को लगभग भूल ही गया था। एक रात जब वो गहरी नींद में सोया था, किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने कसमसाकर आंखें खोली। उसके चेहरे के ठीक सामने नूरी जिन्न का चेहरा था। राशिद को जैसे लकवा मार गया था। वो सब कुछ देख सुन सकता था, पर उसका शरीर जैसे बेजान हो गया था। वो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकता था। नूरी जिन्न ने उससे अगली रात एक औरत के जिस्म की मांग की और मांग पूरी ना करने की सूरत में जिन्न ने उसको खत्म करने की धमकी दी और उसको छोड़कर हवा में धुआं हो गया। जाते जाते नूरी जिन्न ने उसको इनाम में और बड़ी रकम देने का वादा भी किया था। अब राशिद को समझ आ रहा था कि वो नूरी जिन्न के जाल में फंस चुका है।
उसको एहसास था कि नूरी जिन ने ही पिछली बार बगिया में उसके जिस्म में घुसकर पहले रोशनी के साथ संबंध बनाए और उसी के हाथों उसने रोशनी की हत्या की होगी, और उसको इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद थी, पर साथ में उसे बड़ी रकम का लालच भी हो रहा था। राशिद ने इस बार अपने पड़ोसी की बेटी को चुना। उसका नाम महजबीन था और वो लगभग 25 साल की लड़की थी। महजबीन राशिद को कई बार मजाक में संबंध बनाने के लिए कह चुकी थी और इसी बात का राशिद ने फायदा उठाया। उसने महजबीन से मिलने की बात की और महजबीन ने उसको अपने घर में ही मिलने की पेशकश कर दी। महजबीन के सब घर वाले 4 दिन के लिए किसी निकाह में गए हुए थे। राशिद के लिए भी ये आसान था क्योंकि उनके घरों की छतें आपस में जुड़ी हुई थीं और वो आराम से बिना किसी की नजरों में आए महजबीन के घर जा सकता था। अगली रात छत के रास्ते राशिद महजबीन के घर पहुंच गया। महजबीन उसका ही इंतजार कर रही थी। राशिद ने जाकर तय किए हुए पैसे उसके हाथ में रखे और महजबीन को पानी लाने के लिए बोला। जैसे ही महजबीन कमरे से निकली, राशिद ने नूरी जिन्न को अपने शरीर में बुलाने का मंत्र पढ़ा। पहले की ही तरह उसका शरीर नीली रोशनी से नहा गया और इससे पहले महजबीन पानी लेकर आ पाती, राशिद अपने जिस्म पर काबू खो चुका था और नूरी जिन्न उसके अंदर समा चुका था। जब राशिद की आंख खुली, वो उसी हालत में बिना कपड़ों के पड़ा था और उसके पास ही पलंग पर महजबीन की बिना कपड़ों की लाश पड़ी थी। रोशनी की तरह ही उसका गला भी आधा कटा हुआ था। राशिद ने उठकर अपने कपड़े पहने, खुद को साफ किया और अपने वहां आने के सारे निशान मिटाकर दबे कदमों से वापस अपने घर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने आते ही सबसे पहले अपने बिस्तर से गद्दा उठाकर देखा। उसे उम्मीद थी वहां पिछली बार की तरह नोटों की गड्डियां रखी होंगी, पर वहां तो कुछ नहीं था। राशिद ने कमरे में चारों तरफ देखा और उसके जूतों के पास उसको चमकते सोने के सिक्के नजर आए। इस बार नूरी जिन्न ने उसको वादे के मुताबिक बहुत बड़ा इनाम दिया था। उसके बाद हफ्तों बीत गए दोस्तों, और जिन्न वापस नहीं आया और ना ही राशिद ने उसको बुलाने की कोशिश की। राशिद को जिन्न ने इतना दे दिया था कि वो कई सालों तक ऐश कर सकता था। पर एक रात अचानक जिन्न की वापसी हुई। राशिद शरीर को हिला नहीं सकता था और जिन्न ठीक उसके चेहरे के सामने था। इस बार जिन्न ने उससे उसकी वालिदा रेशमा के जिस्म की मांग कर दी थी। राशिद की रूह कांप गई। वो जानता था कि उसकी बात मानने का क्या अंजाम होगा। जिन्न ने उसको और बड़ा इनाम और उसकी बात न मानने के एवज में उसकी जान लेने की बात कही और पिछली बार की तरह हवा में धुआं बन के गायब हो गया। राशिद उस जिन्न के जाल में फंस चुका था और इस बार उसके सामने एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई थी। वो अपनी पैसों की हवस पूरी करने के लिए अपनी वालिदा को सूली पर नहीं चढ़ा सकता था और जो नापाक काम जिन्न उसके जिस्म के जरिए उसकी वालिदा के साथ करना चाहता था, उससे बेहतर उसको मौत लग रही थी। और राशिद ये भी अच्छे से समझता था कि जिन्न की बात मानने का मतलब था उसकी वालिदा की मौत और ना मानने का मतलब था उसकी खुद की मौत। जिन्न ने जुम्मे वाले रोज उसको अपनी वालिदा को लाने को बोला था और जिन्न ने ये मांग पीर वाले रोज यानी मंडे को रखी थी। राशिद के पास सोचने और कोई प्लान बनाने के लिए 3 दिन का समय था। राशिद ने बहुत सोचा। अगले दिन वो हजरत सैयद मीरान हुसैन जंजानी दरबार में पहुंच गया। ये लाहौर की सबसे पुरानी मजार है और बहुत मानी जाती है। मेरे पाकिस्तान में रहने वाले दोस्त जानते ही होंगे कि इस मजार की कितनी नेमत है और इसको कितना फेमस माना जाता है। राशिद को पूरा यकीन था कि उसकी परेशानी का हल वहां जरूर मिलेगा। वहां वो बैठा रहा और ऊपर वाले से दुआ करता रहा कि उसको मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। राशिद को दूर एक फकीर नजर आया। वो फकीर किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, बल्कि आते जाते लोगों को अपने झोले से ताबीज निकालकर बांट रहा था। कुछ लोग सर झुकाकर ताबीज ले रहे थे और कुछ उसको भिखारी समझकर साइड से निकलकर जा रहे थे। राशिद ने नोटिस किया वो फकीर किसी का दिया कोई पैसा नहीं कबूल कर रहा था। वो फकीर राशिद के पास आकर रुका और झोले से ताबीज निकालकर उसके सामने कर दिया। क्या ये ताबीज मुझको जिन्नात से छुटकारा दिला सकता है? राशिद ने ताबीज लिया और उसने उस फकीर से पूछा। फकीर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वो राशिद के पास आकर बैठ गया। राशिद ने उस फकीर को पूरी कहानी सुनाई और आखिर में उस फकीर ने राशिद को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी बताया और एक पुड़िया में कुछ काली इलायची दे दी। पर वो रास्ता इतना आसान नहीं था दोस्तों। राशिद को बहुत बड़ा फैसला लेना था अभी। वह फकीर उठा और भीड़ में जैसे गायब हो गया। राशिद घर वापस आ गया
और वो रात भर फकीर की बताई राह के बारे में सोचता रहा। आखिर में उसने फकीर के बताए रास्ते पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी जान कुर्बान करना एक तरह से कबूल कर लिया। राशिद के पास के पुराने कब्रिस्तान के चौकीदार से उसने बात की और उसको उसका काम करने के एवज में 2 सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए कैश दे दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार ने उसी रात एक गहरी कब्र खोद दी और एक ताबूत का बंदोबस्त भी कर दिया। राशिद को उसी ताबूत में, उसी ताजा खोदी हुई कब्र में जिंदा दफन होना था। अगले दिन राशिद ने बहुत वक्त अपनी वालिदा के साथ बिताया। यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था और उसकी वालिदा से ये उसकी आखिरी मुलाकात थी। रात में वो वापस अपने घर से निकलकर कब्रिस्तान पहुंचा और उसने कब्रिस्तान के चौकीदार को 1 लाख रुपया और दिया। चौकीदार हैरान था एक ऐसे आदमी को देखकर जो जिंदा कब्र में दफन हो रहा था और उस काम के लिए लाखों रुपए भी दे रहा था। राशिद चुपचाप जाकर ताबूत में लेट गया और चौकीदार ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। राशिद को एहसास हुआ कि ताबूत में बंद होना क्या होता है। एक पल में ही वो अंधेरे में जैसे कैद हो गया था। राशिद एक गहरी सांस लेकर चुपचाप ताबूत में लेटा रहा। उसको महसूस हो रहा था कि ताबूत हिल रहा था और कब्रिस्तान का चौकीदार ताबूत को कब्र में डाल रहा था। एक जोर का झटका लगा और राशिद समझ गया कि उसके ताबूत को कब्र में डाल दिया गया है। राशिद को ताबूत के ऊपर मिट्टी डालने की आवाज आने लगी। राशिद ने अपनी जेब से निकालकर एक छोटी टॉर्च जला ली। राशिद ने थोड़ी देर इंतजार किया और जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वो अपने ताबूत के साथ जमीन में दफन हो चुका है, उसने फकीर की दी हुई पुड़िया निकालकर काली इलायची के दाने अपने चारों ओर ताबूत में बिखेर दिए। राशिद ने जिन्न को बुलाने वाला मंत्र पढ़ा और पूरा ताबूत नीली रोशनी से भर गया। जिन्न का चेहरा ठीक राशिद के चेहरे के सामने था। राशिद जोर से हंसा और जिन्न ने उसको हैरानी से देखा। राशिद ने जिन्न को बताया कि वो अब उसके साथ उस कब्र में कैद हो चुका है और तभी बाहर निकल सकेगा जब कोई उस कब्र को खोलेगा और उस ताबूत को खोलेगा। राशिद को पता था जिन्न उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मरने के बाद उसकी रूह को उस ताबूत और कब्र से छुटकारा मिल जाएगा, ये वो जानता था और जिन्न उस ताबूत में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वैसे तो जिन्न अमर होते हैं, पर नूरी जिन्न को आजादी तभी मिल पाएगी जब कोई उस कब्र को खोदकर ताबूत को खोलेगा। कहते हैं वो ताबूत आज भी हीरा मंडी के कब्रिस्तान में कहीं दफन है। तो दोस्तों, ये थी हीरा मंडी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी ही अगली खौफनाक कहानी के साथ।